अब देखेंगे हम चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सममिति। देखिए नाम के अंदर ही छुपा हुआ पूरे चैप्टर का जो सारांश है ना, वो सारांश इस नाम के अंदर ही छुपा हुआ। क्या बोला है? सममिति। सम यानी बराबर, एक जैसा, मिति मतलब माप, एक जैसी माप वाली आकृतियाँ, ठीक है ना। अब एक जैसी माप वाली आकृतियाँ कैसे बनेगी इसके बारे में अभी हम समझेंगे। पूरे चैप्टर में बस इसी के बारे में बताना है। लेकिन ये चैप्टर अभी 6वीं क्लास से स्टार्ट हुआ है, फिर 7वीं क्लास में 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं आगे बढ़ते जाएगा ये, और आपको आगे चल के और भी ज़्यादा एडवांस बातें सीखना पड़ेगा। 6वीं में इसका प्रारंभिक रूप है और बिल्कुल स्टार्टिंग है, बेसिक चीज़ें हैं, इन बातों को आपको समझना है। देखिए सममिति, सम और मिति दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। तो मेरे ख्याल से दोनों को अलग अलग करने के बाद में चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रही है। कैसी? देखिए सम यानी एक जैसा, एक जैसी, एक जैसी, और मिति का मतलब क्या हो गया? माप या बराबर माप, बराबर बराबर माप, बराबर माप वाली आकृति रहेगी ना, सममिति कह लेंगे। लेकिन बात को समझना है किस प्रकार से बराबर माप वाली बात की जा रही है। देखिए आपने एक बड़ा प्रैक्टिकली बात हम समझते हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा कि एक दर्पण है जिसमें हम हमारा चेहरा देखते, रोज तैयार होते हैं तब उस समय में हम क्या करते हैं? दर्पण के सामने जाते हैं। और दर्पण की एक विशेषता होती है कि जैसे मान लिया जाए एक कांच है, शीशा है, शीशे को क्या कर दिया जाता है? लेड ऑक्साइड द्वारा इस प्रकार से एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर पॉलिश कर दिया जाता है एक तरफ। आपने शीशे को देखना कभी, वो तो फ्रेम के अंदर रहता है, अगर कभी आपने फ्रेम को खोल के देखना तो कांच के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, इस पर क्या है? पॉलिश किया हुआ होता है, और सामने वाला भाग जिस पे हम चेहरा देखते हैं वो क्या होता है? चमकीला होता है। हम क्या करते हैं? यहाँ पर चेहरा देखते हैं, हमारा क्या करते हैं? यहाँ से चेहरा देखते हैं आईने के सामने। आपने कभी गौर किया इस बात पे कि जब हम आईने में चेहरा देखते हैं तो सेम इसी प्रकार से जितने दूरी पर हम आईने के सामने खड़े हैं ना, उतने ही दूरी पर, सेम उतने ही दूरी पर, अगर मान लिया जाए यहाँ पर कि आप 3 मीटर दूरी पर खड़े हैं, तो आईने से यहाँ से इधर 3 मीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी दिखाई देता है। इस बात को कभी गौर किया आपने? क्यों गौर किया? किया होगा। जितने दूर आप आईने के सामने खड़े होगे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो दिखेगा, प्रतिबिंब का मतलब काल्पनिक है ना, ये तो भाई दर्पण के पीछे दिखाई दे रहा है, तो वो जो दिखेगा यहाँ से इतने ही दूरी पर रहेगा, ये भी क्या होगा? इतने ही दूरी पर रहेगा। जैसा आप हो वैसा का वैसा ही दिखेगा, जैसे आप हो इधर वैसे के वैसे आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आकृति और ये आकृति क्या है? सममित है। कैसे सममित है? कैसे सममित है? देखिए मैं क्या करता हूँ, इस आकृति को, ये है ना, ये आईना, मान लिया जाए कि आईने से इतनी दूरी पर है, ये इतनी दूरी पर है, इसको अगर मैं ऐसा मोड़ के इस पर रखूँ तो इसको पूरी तरीके से ढक लेगा। देखिए कैसे, ये भी 3 मीटर दूरी पर, ये भी 3 मीटर दूरी पर, दोनों आकृति क्या है? बराबर है। जैसी दिखाई दे रही है वैसी आकृति भी, प्रतिबिंब भी उसका दिखाई दे रहा है। फिर से और एक बार, यदि मान लिया जाए आप आईने की ओर जा रहे हैं तो ये भी आईने की ओर आते हुए दिखेगा आपको। जितनी रफ्तार से आप इधर से जा रहे हैं उतनी ही रफ्तार से ये भी आएगा। अब आप आईने के सामने यहाँ पर जाके खड़े हो गए तो आपका प्रतिबिंब भी क्या होगा? आईने के सामने जाके यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, उतनी ही दूरी पर, जितनी ये वाली दूरी है उतनी ही दूरी पर, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आकृतियाँ क्या होती है? सममित होती है। परिभाषा क्या होगी इसकी? ये बातें अभी हम ऑटोमेटिक खुद परिभाषा बनाना सीखेंगे हम। भाई अगर आपने चीज़ों को समझ लिया कि वास्तव में ये होता क्या है तो इसकी परिभाषा तो खुद ही बना लेंगे ना। अभी हम बहुत सारी सममित आकृतियाँ बनाएंगे। देखिए मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर सममित आकृति। देखिए मेरे पास में क्या है? ये इंक पैड है। देखा आपने इंक पैड? क्या होता है इंक पैड? ये सील वगैरह लगाते ना हम, उस समय में इसका उपयोग किया जाता है। और मेरे पास में क्या है? एक धागा है, ये इस प्रकार से धागा, कपड़े सिलने वाला धागा, थोड़ा सा मोटा है मेरे पास, तो पतला भी ले सकते, काटन का होना चाहिए, सूती का धागा होना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ, इस धागे को इसके अंदर
इसके अंदर इंक है, इस इंक के अंदर डुबो देता हूँ और डुबोने के बाद में थोड़ा सा अच्छे से मैं इसको मसल देता हूँ। इस प्रकार से मसलने के बाद में मेरे पास में क्या है, देखिए इस प्रकार से नीली स्याही है इसमें, तो नीले कलर का धागा हो गया। एक नोटबुक है मेरे पास में, आपके पास में भी होगी ऐसी नोटबुक। नोटबुक को क्या करता हूँ मैं, नोटबुक के ऊपर इस धागे को बिछा देता हूँ। देखिए कुछ अच्छा डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है ना। डिजाइन इसके ऊपर बढ़िया सी कोई एक अच्छी सी कोई डिजाइन बनाना चाह रहा हूँ, और आप देखेंगे इतनी बढ़िया डिजाइन बनेगी ना, ऐसा लगेगा कि यार ये बनाई कैसी होगी, ठीक है, बनाई कैसी होगी। आपको आश्चर्य होगा कि इससे इतनी अच्छी डिजाइन बन सकती है। बहुत अच्छी अगर आप धागे को है ना सही तरीके से बिछा देंगे। देखिए मैंने क्या किया, धागे को बिछा दिया और धागे का ये वाला हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया ताकि मैं खींच सकूँ इसको। और मैंने क्या किया, इसके ऊपर या तो कापी को बंद कर दिया, ऐसा भी बोल सकते। देख रहे हैं आप, इसके अंदर धागा है और धागे को इधर से मैंने निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ मैं। प्रेस मतलब ऊपर से दबा के रखता हूँ मैं, और इस धागे को मैं इस प्रकार से खींच देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, धागे को इस प्रकार से ताकत से खींच लिया। खींचने के बाद देखिए आप कितनी मज़ेदार बात हो गई, आप विश्वास नहीं करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया आकृति हो गई, ऐसा लग रहा कि कोई फूल बन गया ये, है ना। ऐसा लग रहा ना कि फूल बन गया, लेकिन फूल भी कैसा बना, कैसा फूल बना आप नहीं देख पा रहे कि दोनों फूल जो है वो एक जैसे फूल है। कैसे है, एक जैसे फूल है। इतने जल्दी और इतना बढ़िया फूल बना। ऐसे अगर आप डिजाइन करके बनाते तो मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्ट बिल्कुल एक जैसे आप फूल बना पाते, लेकिन धागे की मदद से मैंने फूल बना दिया। और फूल बनाने में इस फूल की खासियत है, यदि मैं इसको अगर ऐसा मोड़ूंगा ना, एग्जैक्ट ये वाला फूल इसको ढाक लेगा। इसको भी अगर इधर मोड़ूंगा तो ये भी इसको क्या कर देगा, पूरी तरीके से ढाक लेगा। परिभाषा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में हम समझने की कोशिश करें कि सममित क्या है। और एक हाथ बनाओ क्या, और एक हाथ बनाता हूँ मैं। हाँ, अब धागे में तो इंक है ही, अभी है इंक इसके अंदर है, तो मैं और एक बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसा बनाऊँ मैं इसको, ठीक है। ये क्या है, आप अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने ऐसा धागे को रख दिया और इस कागज़ को इस प्रकार से मोड़ देता हूँ मैं। कहा गया भाई ये, हाँ, इस कागज़ को ऐसा मोड़ देता हूँ। धागे को थोड़ा सा मैंने बाहर निकाल के रख दिया ताकि मैं इसको खींच सकूँ। ऐसा मोड़ दिया और इसको प्रेस कर दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है, प्रेस कर दूंगा मैं। ये ऐसा प्रेस कर दिया मैंने, और प्रेस करने के बाद ताकत से दबाना है उसको, ताकि हमें जो आकृतियाँ मिलेगी। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए कल्पना की थी आपने ऐसी आकृतियाँ बनेगी इसमें। ये देखिए क्या हो रहा है, मैं अगर इस पेज को देखिए ऐसा समझिए आप इसको, इस पेज को ऐसा अगर मोड़ के ऐसा रख देता हूँ ना, तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर चली जाएगी, ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर चली जाएगी, ये वाला भाग बराबर यहाँ चला जाएगा, ये वाला भाग यहाँ चला जाएगा, और ये वाला भाग यहाँ चला जाएगा। पूरी तरीके से ढाक लेगी आकृतियाँ। दिख रही है एक जैसी आकृतियाँ। अभी तो हमने ऐसा बनाया, और एक बना के देखते ना, और एक तरीके से बना के देखते। मैंने अभी कैसे बनाया, धागे से बनाया नहीं आकृतियाँ। अब देखिए मेरे पास में क्या है, इंक है, अलग से इंक नहीं थी मेरे पास, ये पेंट का डिब्बा है, पुताई वगैरह करते ना, वो वाला डिब्बा पड़ा था मेरे पास में। इंक तो थी नहीं, तो मैं पुताई वाला ही डब्बा यहाँ पर यूज़ कर लिया मैंने। इसके अंदर ब्लैक कलर का पेंट है भैया। मैंने सोचा था कि दूसरे कलर का पेंट मिल जाए मुझे तो बढ़िया है, लेकिन नहीं मिला, तो अपन ब्लैक वाले पेंट से ही यहाँ पर कुछ कलाकारी करके देखते हैं हम। देखिए ध्यान देना, इधर ब्लैक कलर का पेंट है, ब्लैक कलर का पेंट है, ये यहाँ लग गया ये थोड़ा सा। हाँ अब देखना, इस पेंट को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वो कर देता हूँ। क्या, इस प्रकार से कुछ कर देता हूँ, ठीक। बहुत अच्छी डिजाइन नहीं बनेगी इससे, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया एक पेज पर, दिख रहा आपको। और मैं क्या करता हूँ, ये दूसरे पेज को इसके ऊपर ऐसा ढाक देता हूँ, और थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसा बराबर कर देता हूँ ऐसा, क्योंकि अभी इंक गीली है। इंक क्या है, अभी गीली है,
ये ऐसा कर दिया। अब खोल देता हूँ मैं, देखिए बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए इसको, आप पहले ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा। मैं अगर इस कागज़ को ऐसा मोड़ देता हूँ, वो दर्पण जैसा ही काम हो गया। इस कागज़ को अगर ऐसा मोड़ देता हूँ तो मोड़ने के बाद ये वाला बिंदु बराबर इस पर चला जाएगा, ये इस पर चला जाएगा, ये इस पर चला जाएगा। सारी जितने भी बिंदु बने हुए, जितने भी इसके रूप बने हुए, सब एक दूसरे को ढक लेंगे। कहाँ से मोड़ने के बाद, इस फिक्स इस रेखा से जहाँ से कागज़ को मोड़ा था ना, उस प्रकार से क्या कर देंगे, ढक देंगे। सेम इसी प्रकार से दोनों आकृतियों को अगर इस प्रकार से मोड़ा जाए तो दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को ढक देंगी, इस लाइन से जहाँ से मैंने पहले मोड़ा था। थोड़ा सा इस बात को दूसरे तरीके से समझिए, देखिए ध्यान देना इधर। अभी हमने परिभाषाएं नहीं देखी कि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमें आभास हो गया कि सममिति है क्या, हमें क्या पढ़ना है इसमें। देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ आकृतियाँ लेता हूँ, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ लेता हूँ। कौन सी आकृति लूँ मैं, ये वाली आकृति लेता हूँ। इस आकृति को गौर से देखिए आप, ठीक है ना, इस आकृति को गौर से देखिए हो क्या रहा। और भी कुछ आकृतियाँ लेता हूँ मैं, ये एक आकृति ये ले लेता हूँ, और भी लेता हूँ मैं आकृति, ठीक है। कौन सी आकृति ले लूँ मैं, ये वाली आकृति ले लेता हूँ, ये वाली, ठीक। और भी कुछ आकृति ले लेता हूँ मैं। कौन सी आकृति ले लूँ मैं, ये वाली ले लेता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से ये वाली आकृति ले ली, और ले लेता हूँ, ठीक। और क्या ले लूँ मैं, ये वाली आकृति ले लेता हूँ, ये वाली। और चलिए कुछ रंग बिरंगी आकृति लेते हैं। इतनी आकृति देखने के बाद में सारी बातें समझ में आ जाएगी, मतलब ये मान के चलिए आप, ठीक है। इतनी आकृति देखने के बाद सारी चीज़ें समझ में आने वाली है आपको कि वास्तव में सममिति का मतलब होता क्या है। सममिति, एक एरोप्लेन भी ले लिया, और क्या ले लूँ, हाँ कुछ ये वाला ले लेता हूँ मैं, एप्पल ले लेता हूँ, ठीक। इन आकृतियों को बड़े गौर से देखिए। मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार से कुछ रेखा बनाता हूँ। देखिए इस प्रकार से कुछ रेखा बनाता हूँ। कैसी रेखा बनाऊँ मैं, स्केल की सहायता से रेखा बनाता हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्केल की सहायता से बनाता हूँ मैं, रूलर ले रहा हूँ मैं, रूलर। पहले तो मैं रेखाएं बना देता हूँ, फिर उसके बाद में हम समझेंगे कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक इस प्रकार से एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ये लाइन खींच दी। इसमें भी क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ये इसमें भी क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ इस प्रकार से। इसमें भी क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। या तो लाइन काय के लिए खींचना है, हमें बिंदु ही बना देता हूँ मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक बिंदु बना देता हूँ। इसमें भी एक लाइन खींच देता हूँ बिल्कुल बीच में से, ये बिंदु बना दिया। इसमें भी बीच में से लाइन खींच देता हूँ। देखिए बार बार एक ही एक चीज़ बता रहे हैं, आपको लगेगा कि सर क्या एक ही चित्र बना दिया आपने, एक जैसी बातें कर हर जगह। लेकिन परिभाषा बनाना सीख जाएंगे हम, पूरे अध्याय में क्या पढ़ना है हमें, ये बात सीख जाएंगे। और सारी चीज़ें आपको यहीं पर जो अध्याय में जो प्रश्नावली आने वाली है ना, इतनी बात समझ गए तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा आपको लगभग, ठीक है ना। और कुछ बातें आएगी तो अपन और आगे पढ़ते जाएंगे। देखिए आप ऐसा मानिए कि ये वाला जो चित्र बना है ना, ये कहाँ पर बना है, कागज़ के ऊपर बना है। कहाँ पर बना है, जैसे कागज़ होता ना, इस कागज़ के ऊपर बना है ये। और आपने क्या किया, इस चित्र के बिल्कुल बीचों बीच में से इसको मोड़ दिया। ऐसा मान लीजिए कि ये जो चित्र बना है ना, कागज़ के ऊपर बना है, बना दूँ, ये इस प्रकार से कागज़ के ऊपर बना है ये ऐसा कागज़ के ऊपर बना है चित्र, दिख रहा। और मैंने क्या किया, बिल्कुल बीचों बीच में से क्या कर दिया, मोड़ दिया। और आप थोड़ा सा लाइट में देखेंगे तो एक इसके आधे भाग ने इसके दूसरे आधे भाग को क्या कर दिया, ढक दिया, पूरी तरीके से ढक दिया। इसको क्या किया मैंने, ऐसा मोड़ दिया तो पूरी तरीके से क्या कर दिया, इसने ढक दिया। आपने वो तितली देखी, तितली उसके जो पंख होते ना, वो जब ऐसा ऊपर उठाते हैं ना, आप बगल से देखेंगे तो ऐसा लगेगा अरे तितली का तो एक ही पंख है, दूसरा कहाँ गया।
इधर से देखेंगे तो एक ही पंख, इधर से देखेंगे तो एक ही पंख। देखिए आपके पास में एक ये पंजा है, हाथ का पंजा, और एक पंजा ये है। मैंने आपको ऐसा पंजा दिखाया, ऐसा पंजा दिखाया, कितने दिखाई दे रहे आपको पंजे? आप बोलेंगे सर एक ही तो दिख रहा। अरे दो है भाई, एक इधर से ढका हुआ, इधर से देखिए आप, इधर से भी एक ही दिखा। आप अगर ऐसे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि दो है ये, लेकिन इधर से देखेंगे तो इसने क्या किया, इसको ढक दिया, इसने क्या किया, इसको ढक दिया, इसने इसको ढक दिया, इसने बराबर बराबर इसको ढक दिया। देखिए इस बिंदु से मैं क्या करता हूं, इसको मोड़ देता हूं। कहां से? बिंदु से। इसको क्या कर देता हूं, मोड़ देता हूं। मोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, इसको मोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, ये वाली जो है ना, ये वाला भाग इसका, वो इस भाग को पूरी तरीके से ढक देगा। अगर ऐसा मोड़ के ऐसा कर दूं तो ये वाला भाग इसको ढक देगा, ये वाला भाग इसको पूरी तरीके से ढक देगा। ढकेगी ना, ये वाली लाइन इसको ढक देगी, ये वाली लाइन इसको ढक देगी, और ये वाली लाइन इसको ढक देगी। इस प्रकार से यहाँ पर स्थितियाँ बन रही है। सेम इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से ये वाला भाग इसको ढक देगा, ये वाइट वाला भाग इस वाइट वाले भाग को ढक देगा, और ये वाला भाग इस भाग को ढक देगा, और ये अंदर वाला स्टार जो है वो स्टार भी इसको ढक देगा। दिख रहा है छोटा सा स्टार बना हुआ अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थितियाँ बन रही है। एग्जैक्ट यहाँ से अगर मोड़ दिया जाए तो ये पूरी तरीके से ढक देगा, यहाँ से अगर मोड़ दिया जाए तो पूरी तरीके से ढक देगा। और कुछ देखे? अरे भैया ऐसा नहीं है कि हमेशा ढक ही देगा, हाँ हमेशा ढक देगा ऐसा नहीं है, कभी नहीं भी ढक सकता है। देखिए ध्यान देना, इधर मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन खींची, कागज पर बनाया ये वाला, और कागज पर बनाया मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसा मोड़ दिया। कैसा मोड़ा? ऐसा मोड़ दिया। ऐसा मोड़ने के बाद में आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कम दिखाई दे रही है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा दिखाई दे रही है। दोनों एक दूसरे को ढक देंगे क्या? आप बोलेंगे नहीं ढक पाएगा। तो ये सममित नहीं है। इस लाइन के, इस रेखा के परितः क्या है, ये सममित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली आकृति इसको पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगी, और ये आकृति भी इसको पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगी। तो ये सममित नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा अगर लाइन खींचते, ऐसी मोड़ अगर डालते हैं, तो ये वाला भाग इसको ढक देगा, ये वाला भाग इसको ढक देगा, और ये वाला भाग इसको ढक देगा। अब सममित हुआ। एप्पल, एप्पल को आपने यहां से कट कर दिया, ये वाला भाग इसको ढकेगा क्या? नहीं, नहीं ढक रहा भाई। क्यों? ये वाला भाग थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है, और इधर वाला भाग क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। देखिए ऐसा, और ये वाला भाग नीचे दबा हुआ है, और ये वाला भाग थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। तो पूरी तरीके से ये वाला भाग इसको ढकेगा क्या? नहीं ढक पाएगा, एग्जैक्ट नहीं ढक पाएगा, इसलिए सममित नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सममित का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए कि मैंने यहां पर दर्पण लगा दिया, देखिए दर्पण लगा दिया, तो इसका चित्र कैसा दिखेगा? इसका चित्र दर्पण में ऐसा दिखेगा। यहां पर दर्पण लगा दिया, यहां दर्पण लगा दिया, तो इसका चित्र कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा दर्पण में। जैसा आप चेहरा देखते हैं ना, सेम वैसे ही बनेगा। यहां दर्पण लगा दिया तो सेम ऐसे ही ये वाला इधर दिखेगा। क्यों? आपने देखा कभी आईने में थोड़ा सा चित्र जैसा का वैसा ही दिखता है, जैसा का वैसा दिखता है। देखिए मैं अगर मान लिया जाए आईने में देखता हूं, ठीक, और यदि सपोज करें कि ये यहां पर मेरे को तिल है, कौन से? लेफ्ट हैंड साइड में तिल है, आईने में दिखेगा कि राइट हैंड साइड में तिल है। क्यों? क्योंकि ये तिल मेरे इस साइड में है, तो वहां पर इस साइड में दिखेगा, जबकि मेरा मुंह इधर है और उसका मुंह इधर है, तो उसका किधर दिखना चाहिए? ये वाला तिल इधर जाना चाहिए। दिख रहा, ये वाला तिल कहां पर है? इधर है। मेरा मुंह आईने की इधर है, और आईने में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसका मुंह किधर है? मेरे इधर है। तिल इधर दिखना चाहिए ना, तो मेरा तिल इधर है, तो उसमें भी इस साइड में दिखेगा। ठीक है ना, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं इसको। तो ऐसे में उल्टा दिखता है। ठीक है, तो सेम ऐसी अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में ये ऐसी आकृति है, देखिए ये, और यहां पर आपने दर्पण लगा दिया, यहां दर्पण लगा दिया, तो मालूम है इधर कैसी आकृति बनेगी? ये दर्पण है तो इधर आकृति बनेगी ये, फिर ये, फिर ये,
फिर ये और फिर ये और ये, ऐसी आकृति बनेगी एग्जैक्ट इसके जैसी। ये इसको कवर कर देगा, ये इसको कवर कर देगा और ये इसको कवर कर देगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितनी बातें हमने अभी तक की है उस आधार पर इसकी परिभाषा लिखना बड़ा आसान है। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ परिभाषा जैसा अभी तक हमने सीखा है ना, उस आधार पर क्या क्या बातें देखी हमने। तो एक बात ये बोली है कि किसी वस्तु, किसी आकृति लिखता हूं मैं पहले, आकृति या वस्तु वस्तु का किसी बिंदु या रेखा या समतल द्वारा प्रतिरूप, तब ये दोनों आकृति या वस्तु क्या कहलाती है? सम्मित कहलाती है। सम्मित समझेंगे अभी, सम्मित कहलाती है। समझेंगे अभी इसको बात को। मैंने क्या बोला, कोई आकृति है मेरे पास में, देखिए ये आकृति है मेरे पास में, क्या एक रेखा है, क्या है? रेखा। और इस रेखा के द्वारा क्या कर दिया मैंने इसको, या दर्पण बोल दो आप, ये क्या है? दर्पण है भाई। दर्पण भी तो है, तो एक रेखा की ही कल्पना कर सकते ना हम। दर्पण क्या है? एक समतल है, ठीक है ना, समतल द्वारा। तो इसकी क्या होगी कि यहां पर एक प्रतिरूप प्राप्त होगा हमें। सेम इसी प्रकार से क्या होगा, एक प्रतिरूप प्राप्त होगा। तो ये वाली जो आकृति है ना, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, ये दोनों आकृतियां क्या कहलाएगी? एक दूसरे की सम्मित आकृति कहलाएगी। इसकी सम्मित ये, इसकी सम्मित ये। आई बात समझ में? फिर से और एक बार परिभाषा बनाना सीखिए आप, रटना नहीं है। कोई भी आकृति है, चाहे ये आकृति हो, चाहे ये आकृति हो, चाहे ये आकृति, चाहे ये आकृति, कोई भी आकृति हो, कोई भी आकृति हो, आकृतियां बनाई थी मैंने, या वस्तु हो, वस्तु। दर्पण के सामने मैंने क्या किया, ये वस्तु को रख दिया, ये वस्तु बन गई ना, ये आकृति तो नहीं है, वस्तु है। मैं खड़ा हो गया, मैं क्या, एक वस्तु। आकृति भी हो सकती है या कोई वस्तु भी हो सकता का किसी बिंदु से या रेखा से, या रेखा या समतल, या यहां पर क्या होना चाहिए, या समतल द्वारा, ये एक समतल हो गया एक, या एक रेखा हो गया, इसके द्वारा उसी प्रकार का प्रतिरूप प्राप्त होता है। देखिए ये आकृति है, उसी का प्रतिरूप प्राप्त हो गया, यानी कि उसी के रूप के जैसा प्राप्त हो गया। तब ये दोनों क्या कहलाती है? आकृति एक दूसरे की सम्मित आकृति कहलाती है। दूसरे तरीके से बोल सकते कि ये सम्मित आकृतियां जो होती है, ये सम्मित आकृति, ये सम्मित आकृति या क्या होती है, एक दूसरे को, आकृति या क्या करती है, एक दूसरे को ढाक लेती है, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढाक लेती है, पूरी तरह से ढाक लेती है। समझ में आई बात क्या बोल रहे हैं हम? जो बातें हमने अभी तक समझी वही तो बातें लिखी है मैंने क्या बोला पहले कि कोई आकृति हो, भाई कोई आकृति है, ये आकृतियां दिखाई दे रही है, या कोई वस्तु हो, वो या तो किसी बिंदु के तहत, ये बिंदु दिखाई दे रहा, इस बिंदु के इधर और इस बिंदु के इधर कैसा है, एक जैसा है। यहाँ पर दर्पण की जरूरत थोड़ी है। इस बिंदु से अगर इसको मोड़ दिया जाए, इस बिंदु से ऐसा मोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को ढक सकती है। ये एक क्या दर्पण है, यानी कि एक रेखा है, ये रेखा के तहत ढक सकती है। ऐसा दर्पण है मान लिया जाए तो दर्पण तो एक समतल है कि ना, समतल भी क्या करती है, समतल के पास से अगर मोड़ दिया जाए तो एक दूसरे को ढक सकती है। उसी प्रकार का प्रतिरूप प्राप्त होता है। तब ये दोनों आकृतियां क्या कहलाती है, आकृतियां क्या कहलाती है, आकृति या वस्तु क्या कहलाती है, एक दूसरे की सम्मित कहलाती है। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये यहाँ से अगर मोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगी,
एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगी। अच्छा, हमें क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो है ना, ये जो दर्पण लगा हुआ है यहाँ पर, दर्पण बोलिए चाहे एक रेखा बोलिए, तो ये रेखा जिससे दोनों सममित आकृतियाँ प्राप्त होती है। कौन सी रेखा? ये वाली रेखा, जिससे दो आकृतियां प्राप्त हो रही है, एक इधर है और एक इधर है, तो इसको बोला जाता है सममित रेखा। क्या बोला जाता है? सममित रेखा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी रेखा है कि जो इस आकृति को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हम क्या बोलेंगे इसको? प्राप्त होती है, आकृतियां प्राप्त होती है, इसे सममित रेखा या सममित अक्ष भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सममित अक्ष भी बोला जाता है, अक्ष कहते हैं। आई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से ये जितनी बातें हमने यहाँ पर लिखी है ना, ये बात हमें पहले से मालूम थी, ठीक है ना। अब देखिए, हमें ये मालूम है कि जो सममित आकृतियाँ होती है वो कैसे बनती है। अब यहाँ पर क्या है? सममित आकृतियाँ बनना, सममित आकृतियाँ अभी हमने क्या किया? इंक के द्वारा क्या किया? ब्लैक डेविल्स, एक ब्लैक डेविल्स थे जिन्होंने क्या किया? इंक के द्वारा सममित आकृतियाँ बनाने की कोशिश की। इंक के द्वारा मतलब देखिए, ये बनाई ना हमने सममित आकृति, काय के द्वारा? इंक मतलब स्याही के द्वारा बनाया। ये सममित आकृतियाँ बनाई थी दो, इस प्रकार से स्याही द्वारा बनाया हमने इसको, है ना। तो इंक के द्वारा क्या है, इस प्रकार से हम इसको सममित आकृतियों को बना सकते हैं। अब प्रयास कीजिए, क्या बोला है? आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर है, क्या ये सममित है? चेक करना पड़ेगा सममित है कि नहीं। सममित है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, आपके ज्यामिति बॉक्स समझते हैं ना, ज्यामिति बॉक्स में क्या क्या होता है? ज्यामिति बॉक्स में मालूम हो गया, हमने जब ज्यामिति पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इसके उपयोग भी सीखे थे। फिर भी और एक बार शार्ट में समझ लेते कि इनके उपयोग क्या है। देखिए, इनके उपयोग क्या है, क्योंकि ये क्या बार बार आएगा नहीं है, ठीक है ना। बार बार इसके नाम आएंगे तो हमें आपके इसके क्या होना चाहिए? उपयोग मालूम होना चाहिए। एक एक करके उपयोग समझने की कोशिश करते। देखिए, ये क्या है? ज्यामिति बॉक्स है। ज्यामिति बॉक्स को जब खोलेंगे आप तो इस प्रकार के कुछ चीज़ें निकलेगी उसमें से। एक तो स्केल होती है। स्केल का काम क्या होता है? ये सेंटीमीटर में भी होती है और इंच में भी होती है। समझ में आया? ये सेंटीमीटर में दिखाई तो ये इंच हो गया। देखिए, 3 इंच की मैंने एक रेखाखंड खींच दिया, इसी को मैं सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। देखिए, ये देखिए 5 सेंटीमीटर की मैंने रेखा खींच दी। कितने? 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच दिया। तो इस प्रकार के रेखाखंड खींचने के लिए, या आपके पास में दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं को मिलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रेखा का, है ना, स्केल का। इसको क्या बोला जाता है? स्केल, या जिसको रूलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूलर। ये एक चांदा होता है, ज्यामिति में हमने खूब पढ़ा इसके बारे में। कोई भी अगर कोण बनाना है तो इसकी मदद से कोण बनाया जाता है ना। इसकी मदद से कोई कोण बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में एक रेखाखंड है और इसका मुझे क्या करना है? एक कोण बनाना है, ठीक है। कोण बनाना है तो क्या करूँगा मैं? 30 अंश का कोण बनाना है या 45 अंश का कोण बनाना है। देखिए, कितने अंश का कोण बनाना है? 45 अंश का। तो मैंने क्या किया? ये यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया 45 के लिए, है ना। या तो ये यहाँ पर इस प्रकार से क्या कर दिया? एक बिंदु लगा दिया और इसको हटा दिया। ये 0 पर बनाया। इसको ज़्यादा डिटेल में हमने वहाँ पर समझा था, ठीक है ना। और स्केल की सहायता से आपने इसको मिला दिया, ये वाले बिंदु को स्केल की सहायता से इस प्रकार से मिला दिया। आई बात समझ में? इस प्रकार से ऐसा मिला दिया तो ये वाला कोण क्या है? 45 अंश का ये कोण बन गया। तो ये जो चांदा बोला जाता है या इसको डी बोला जाता है ना, देखिए डी के जैसा ही नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में डी होता है, ऐसा बना है, तो इसका नाम डी भी है, डी बोलते हैं इसको।
और चांदा भी बोला जाता है इसको। चलिए हटा देता हूँ इसको। इसको और ज़्यादा डिटेल में हमने वहाँ पर पढ़ा था, इसलिए शार्ट में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान देना इधर, ये क्या है? प्रकार है। प्रकार में क्या होता है, एक यहाँ पर एक नोक होती है, पिन होती है लगी है ऐसी, और इधर क्या होती है, पेंसिल फंसी होती है। और इसका उपयोग किया जाता है, कोई किसी त्रिज्या का हमें वृत्त बनाना है तो इस प्रकार से वृत्त बना सकते हैं, कोई चाप काटना है तो चाप बना सकते हैं। वो सब ज्यामिति में पढ़ा है हमने, और वहाँ पर और ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका क्या उपयोग है। और ऐसे ही और एक उपकरण होता है उसमें, जिसमें दोनों इधर पिन लगी होती है, पेंसिल का नहीं होता उसमें, उसको क्या बोला जाता है? डिवाइडर बोला जाता है। डिवाइडर का काम क्या होता है? हम क्या करते हैं डिवाइडर में, ये मैं तो इससे भी काम कर सकता हूँ इसको। देखिए ना, इस रेखाखंड की लंबाई अगर मापना है तो इतना फैला दिया और स्केल ली और स्केल पर लाके इस प्रकार से माप लिया, 1 2 3 4 5 5.2 सेंटीमीटर। तो इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 5.2 सेंटीमीटर रेखा की लंबाई। ऐसा हम माप सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका काम, जो डिवाइडर है उसमें दोनों इधर पिन लगी होती है, ऐसा नहीं होता। मेरे पास में नहीं है डिवाइडर, तो मैं इसी से काम कर लेता हूँ उसका। ये है भैया 2 सेट स्क्वायर, समझ में आया? क्या है? 2 सेट स्क्वायर है, एक सेट स्क्वायर ये है और एक सेट स्क्वायर ये है। इसकी विशेषता बताऊँ मैं आपको, सेट स्क्वायर की क्या विशेषता है? ये वाला कोण होता है इसमें 90 अंश का, ये वाला कितने अंश का? 90 अंश का, 90 अंश का ये वाला कोण। और ये वाला कोण होता है इसमें 45 अंश का, ये वाला कितने? 45 अंश का। और इसी प्रकार से क्या है, ये भी 45 अंश का है। कितने अंश का? ये भी 45 अंश का। देखिए, एक 45 अंश का, एक 90 अंश का, और ये भी क्या है? 45 अंश का। ऐसा होता है, ठीक है। और ये वाला होता है इसमें 90 अंश का होता है। ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का। और ये होता है 60 अंश का। कितने अंश का? 60। और ये होता है 30 अंश का कोण, 30 अंश का। हमें ये देखना है कि ये दोनों आकृतियां सममित है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? मैं इस आकृति को इस आकृति के ऊपर रख के देखता हूं। इसने इसको पूरी तरीके से ढक लिया क्या? ये इधर से खुली रह गई है और ये इधर आगे बढ़ गई। अच्छा, मैं अब इसको इससे ढक के देखता हूँ। मैं इसको इस आकृति से इस आकृति को ढकने की कोशिश करता हूँ। इधर से खुली रह गई, इधर से खुली रह गई, दोनों ने एक दूसरे को नहीं ढका, तो ये क्या होगी? सममित नहीं होगी। आई बात समझ में? दोनों क्या होगी? सममित नहीं होगी। दोनों आकृतियों ने क्या करना चाहिए? एक दूसरे को ढाक लेना चाहिए। कैसा? ऐसे ढाक लेना चाहिए। देखिए कैसे ढाक लेना चाहिए? इस प्रकार से ढाक लेना चाहिए। मैंने मान लिया है कि ये आकृति को ऐसा रखा और इस आकृति को ऐसा रखा, ये ऐसा। देखिए आप, ऐसा, ये दोनों आकृतियों को ऐसा रख दिया। अब मैंने क्या किया, यहां से क्या करता हूं, इस सेट स्क्वायर को ऐसा घुमा के इसके ऊपर ले आता हूं। तो क्या होगा? ये आकृति इसको ढाक लेगी क्या? नहीं। इसको अगर मैं इसके ऊपर घुमा के ले आता हूं तो ये आकृति इसको ढकेगी क्या? नहीं ढकेगी। कुछ बाहर निकल जाएगी, कुछ अंदर रह जाएगी। तो ये दोनों आकृतियां क्या होगी? एक दूसरे की सममित नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आपको अपने मन से समझना है बातों को। जब समझेंगे तो बड़े आसानी से हम इसके आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या बोला, आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर है, क्या ये सममित है? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं है। क्या है? नहीं। क्या है? सममित नहीं है। क्योंकि क्यों सममित नहीं है भाई? क्योंकि ये सममित अक्ष से दोनों आकृतियां, दोनों सेट स्क्वायर क्या है? एक दूसरे के प्रतिरूप नहीं है। के प्रतिरूप मतलब प्रतिरूप नहीं। हमने क्या किया, इनको ऐसा अरेंज करके देखा और जब दोनों को मिला दिया हमने
ये दोनों को इस प्रकार से रखा और दोनों को मिला दिया, तो ऐसा देखा कि अगर यहाँ से फोल्ड किया जाए तो दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप नहीं है क्या? नहीं है। चलिए, समझ में आई बात?